नमस्कार। एक बार फिर से मैं साक्षी शर्मा इस मॉड्यूल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए अब हम अपने मॉड्यूल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम एनईपी द्वारा प्रौढ़ शिक्षा तथा जीवन पर्यंत अधिगम के उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं कि बुनियादी साक्षरता तथा जीविकोपार्जन प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा तथा जीवन पर्यंत अधिगम को बढ़ावा दिया गया है। इसके अंतर्गत बुनियादी साक्षरता और शिक्षा प्रदान करना, वयस्कों को आर्थिक रूप से मजबूत करना व जीविकोपार्जन के अवसर प्रदान करना है। साक्षरता और बुनियादी शिक्षा किसी व्यक्ति के वैयक्तिक, आर्थिक, जीवन पर्यंत एवं नागरिक शिक्षा के अवसरों की एक नवीन दुनिया को खोल देती है। समाज और देश के स्तर पर साक्षरता और बुनियादी शिक्षा एक ऐसी शक्ति के रूप में कार्य करती है जो विकास हेतु किए जा रहे अन्य सभी प्रयासों की सफलता को कई गुना बढ़ा देती है। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि किसी देश की साक्षरता दर उसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी में उच्चतर सहसंबंध होता है। एक समुदाय का गैर साक्षर होने के कारण असंख्य नुकसान होते हैं, जिनमें बुनियादी वित्तीय लेन देन न कर पाना, नौकरियों, ऋण, सेवाओं आदि हेतु आवेदन करने के लिए फॉर्म न भर पाना, प्रौद्योगिकी का उपयोग न कर पाना, दवाइयों, सड़कों आदि पर दिशाओं और सुरक्षा निर्देशों को न समझ पाना, ये सभी सूचीबद्ध क्षमताएं उन परिणामों की सांकेतिक सूची है जिन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए नवाचारी उपायों के रूप में अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है। प्रौढ़ शिक्षा सुचारू रूप से चलाने हेतु एनसीईआरटी द्वारा एक उत्कृष्ट प्रौढ़ शिक्षण पाठ्यचर्या ढांचा विकसित किया जाएगा। इस पाठ्यचर्यात्मक ढांचे के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल जैसे वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, व्यवसायिक कौशल, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता, शिशु पालन एवं शिक्षा और परिवार कल्याण। अब है व्यवसायिक कौशल। व्यवसायिक कौशल के अंतर्गत स्थानीय रोजगार प्राप्ति के मद्देनजर बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के समकक्ष सतत शिक्षा भी शामिल है। समुदाय एवं शिक्षण संस्थानों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए पुस्तकों तक पहुंच और उपलब्धता बेहतर करना आवश्यक होता है। पठन सामग्री की बेहतर उपलब्धता के लिए समुदाय शिक्षण संस्थान विद्यालय द्वारा पुस्तक उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा पुस्तकों का मूल्य निर्धारण कराए जाएंगे। पुस्तकों की बेहतर ऑनलाइन उपलब्धता कराई जाएगी। व जीवन पुस्तकालय का अधिकाधिक निर्माण व उनकी व्यवस्था भी कराई जाएगी। चलिए अब हम जानते हैं कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन हेतु क्या कदम उठाए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय कला एवं संस्कृति का संवर्धन न सिर्फ राष्ट्र बल्कि व्यक्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। शिक्षार्थी में अपनी पहचान और अपनेपन के भाव तथा अन्य संस्कृतियों और पहचानों की सराहना का भाव पैदा करने के लिए सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति जैसी प्रमुख क्षमताओं को बच्चों में विकसित कराया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन हेतु अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत संगीत, कला और हस्तकौशल पर बल दिया जाएगा। त्रिभाषा फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। मातृभाषा, स्थानीय भाषा में शिक्षण होगा एवं पाठ्यचर्या मानविकी विज्ञान, कला, हस्तकला और खेल में पारंपरिक भारतीय ज्ञान का समावेश होगा। साथ ही भारतीय भाषाओं, तुलनात्मक साहित्य, सृजनात्मक लेखन, कला, संगीत, दर्शन शास्त्र आदि के सशक्त विभागों एवं कार्यक्रमों को देश भर में शुरू किया जाएगा और उन्हें विकसित किया जाएगा। साथ ही इन विषयों में दोहरी डिग्री, 4 वर्षीय बीएड सहित डिग्री कोर्स विकसित किए जाएंगे।
यह शिक्षा नीति इस बात को स्वीकारती है कि शिक्षार्थियों को भारत की समृद्ध विविधता का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसका अर्थ छात्रों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण करने जैसी सरल गतिविधियों को शामिल करना होगा, जिससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि भारत के विभिन्न हिस्सों की विविधता, संस्कृति, परंपराओं, ज्ञान की समझ और सराहना होगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत इस दिशा में देश के 100 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी, जहां शिक्षण संस्थान छात्रों को इन क्षेत्रों के बारे में ज्ञानवर्धन करने के लिए स्थलों और उनके इतिहास, वैज्ञानिक योगदान, परंपराओं, स्वदेशी साहित्य और ज्ञान आदि का अध्ययन करने के लिए भेजेंगे। जैसा कि हम जानते ही हैं कि भारतीय भाषाओं को समुचित ध्यान और देखभाल नहीं मिल पाई है, जिसके तहत देश ने विगत 50 वर्षों में ही 220 भाषाओं को खो दिया है। यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्तप्राय घोषित किया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लुप्तप्राय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं का संरक्षण किया जाएगा, जिसके लिए भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक भाषा के लिए अकादमिक स्थापित की जाएगी। नियमित रूप से नवीनतम शब्दकोश जारी किया जाएगा। अन्य भारतीय भाषाओं की अकादमिक केंद्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की जाएगी। भारत शीघ्र ही अनुवाद एवं विवेचना से संबंधित अपने प्रयासों का विस्तार करेगा। इसके लिए एक इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI की स्थापना की जाएगी, जिसके अंतर्गत भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता वाली अधिगम सामग्री और अन्य महत्वपूर्ण लिखित एवं मौखिक सामग्री उपलब्ध करवाना, बहुभाषी भाषा और विषय विशेषज्ञ तथा अनुवाद एवं व्याख्या के विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी। संस्कृत भाषा के वृहद एवं महत्वपूर्ण योगदान तथा विभिन्न विधाओं एवं विषयों के साहित्य, सांस्कृतिक महत्व, वैज्ञानिक प्रकृति के चलते संस्कृत को केवल संस्कृत पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों तक ही सीमित न रखते हुए इसे मुख्य धारा में लाया जाएगा। विद्यालयों में त्रिफॉर्मूला के तहत एक विकल्प के रूप में शामिल किया जाएगा। इसे पृथक रूप से नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि रुचिपूर्ण एवं नवाचारी तरीकों से एवं अन्य समकालीन एवं प्रासंगिक विषयों जैसे गणित, खगोलशास्त्र, दर्शनशास्त्र, नाटक, विधा, योग आदि से जोड़ा जाएगा। शिक्षा एवं संस्कृत विषयों में 4 वर्षीय बहुविषयक BEd डिग्री के द्वारा मिशन मोड में पूरे देश के संस्कृत शिक्षकों को बड़ी संख्या में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। सभी भारतीय भाषाओं और उनसे संबंधित समृद्ध स्थानीय कला एवं संस्कृत के संरक्षण हेतु वेब आधारित प्लेटफॉर्म पोर्टल विकिपीडिया के माध्यम से दस्तावेजीकरण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत वीडियो, शब्दकोश, रिकॉर्डिंग एवं अन्य सामग्री भी होगी। तो आज हमने मॉड्यूल 12 के अंतर्गत NEP के भाग 1 से जुड़ी जानकारी प्राप्त की है। मैं आपको मॉड्यूल 12 के भाग 1 को सफलतापूर्वक पूरा करने की बधाई और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देती हूँ।